हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 4 पॉइंट्स विच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इन 4 पॉइंट में से आपको ये बताना है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। हिंदी वाले क्वेश्चंस यहाँ पर है, 4 बिंदुओं में से एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये बतानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट यानी कि मनी जिसमें इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो मनी से मनी के बारे में उसमें बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस प्रोडक्शन है, सोशल सर्विस है, प्रोफेशनल एंड ट्रेडिंग इन गुड्स है। तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए, प्रोडक्शन में भी मनी की बात होगी, ठीक है, प्रोफेशनल में भी मनी की बात होगी, क्योंकि कोई भी अपनी प्रोफेशनल सर्विस देगा तो वहां पर वो उसके बदले में क्या लेगा, आपसे मनी लेगा। ट्रेडिंग इन गुड्स, जब हम गुड्स में ट्रेड करेंगे तब भी हमारे यहाँ पे मनी की बात की जाएगी। अब क्या बचा हमारा सोशल सर्विस। तो फ्रेंड्स, नाम से ही है कि यहाँ पे सर्विस की जा रही है, तो यहाँ पे मनी की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट बात की गई है, नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, आई होप सबका यहाँ पे आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है। ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। तो देखिए, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन ये हमारा क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक्टिविटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिजनेस एक्टिविटी है। अब यहाँ पे कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो वो है ये वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। ठीक है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। अब इसमें से कौन सी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक है आपको ये बताने हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ और सेल, रिस्क एलिमेंट, और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, आपने करेक्टरिस्टिक अगर बिजनेस की पढ़ी है या फिर आपको मीनिंग में बताया तो आप इजिली बता सकते हैं। बिजनेस की एक्टिविटीज में आता है, प्रोडक्शन की बात की जाती है, एक्सचेंज और सेल की बात की जाती है, प्रॉफिट मेकिंग की बात की जाती है, ठीक है, और रिस्क एलिमेंट की बात की जाती है। बिजनेस के लिए रिस्क एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही रिस्क से होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम जो भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, तो रिस्क एलिमेंट को लेकर ही उसको स्टार्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही एलिमेंट हमारे बिजनेस करेक्टरिस्टिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्री। तो आपको इंडस्ट्री बतानी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाती है, मतलब उसमें लेयर्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट वो आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल की बात की गई है, तो फ्रेंड्स ये प्राइमरी नहीं है, इसमें क्या होता है जो हमारे शुगर केन होते हैं उससे शुगर बनाई जाती है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, सेकेंड प्रोसेस हो गई, सेकेंड पार्ट हो गया, इसलिए ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होती है। अब नीचे यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे रखा है टर्टियरी। तो फ्रेंड्स, टर्टियरी का अगर हम यहाँ पे मीनिंग आपको बताएं तो टर्टियरी का मतलब होता है जब हम किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो सारी इंडस्ट्री हमारी टर्टियरी में आते हैं, जैसे कि तृतीयक हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 जो है माध्यमिक, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। अब हमें वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है जो कि ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है। बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और माइनिंग। तो फ्रेंड्स, आपने ट्रेड और एड्स टू ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा। तो एड्स टू ट्रेड यानी कि जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, उसमें था बैंकिंग था, वेयर हाउस था, इंश्योरेंस था, और साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी क्या है, हमें ट्रेड को करने में हमें हेल्प करते हैं, लेकिन माइनिंग हमारी कहीं भी हेल्प नहीं करती, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किच इसकी नहीं थी हिंदी, सॉरी, लेकिन आपको बहुत सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्ल्ड। यानी कि ऐसी कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें हमारी जो सैलरी है और वेजेस है वो हमारे दी जाती है और उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है।
एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स सैलरी और वेजेस हम यूज करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस की इन टर्म यूज करते हैं, और प्रोफेशन में बात की जाती है चार्जेस, क्या सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है, फीस क्या है, इन वर्ड्स की यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। अब इसमें से कौन सा आइटम जो है बिजनेस रिस्क का पार्ट नहीं है? ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, इफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट्स या फिर चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी होती है तो वो बिजनेस का ही पार्ट है, क्योंकि वो बिजनेस को ही बियर करना है। इफिशिएंट मैनेजमेंट भी बिजनेस रिस्क का ही पार्ट होता है, राइट्स भी बिजनेस रिस्क का पार्ट होता है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी की, तो ये बिजनेस रिस्क ना होकर ये पॉलिटिकल रिस्क है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज आर कैटेगराइज। अब किस बिजनेस के अंदर जो हमारी सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज हैं वो कैटेगराइज की जाती हैं? कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज या फिर टर्टियरी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। जो हमारी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो हमारी किसका पार्ट होती हैं? सपोर्ट सर्विस हमारी हमेशा पार्ट होंगी यहाँ पर टर्टियरी सर्विसेज का, क्योंकि यहाँ पे सर्विस की बात करें, जबकि सेकेंडरी में हमारी जो जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होती हैं, जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गया या फिर हमारे माइनिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सेकेंडरी में आती हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हमारी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं या फिर उनका ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन बिजनेस वाई इट इज़ एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस में बिजनेस प्रॉफिट बनाना क्यों जरूरी होता है? इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर, या फिर इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट हम इसलिए भी अर्न करते हैं या फिर कमाते हैं बिजनेस के अंदर कि ये इन्वेस्टर को रिटर्न देने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि उसी से इन्वेस्टर को रिटर्न दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कहीं और ब्रांच ओपन करनी है, कोई बिजनेस में हमें प्लांट लगाना है, ये सब एक्सटेंशन के लिए भी हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं होगा तो अपने बिजनेस में हम इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, फिर हमें फर्दर लोन लेना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए एक रिस्क का पार्ट हो जाएगा। थर्ड है इट इंक्रीज दी रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी की ऑफ कोर्स अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, या फिर हम ईयर बाय ईयर कहें वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये रेपुटेशन इंक्रीज करेगा। उससे ये होगा इन्वेस्टर के माइंड में कि हाँ इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा जाता है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरो देन बिजनेस, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। थर्ड है फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, एंड फोर्थ है ट्रेडर सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे याद रखिए फॉल्स की बात की गई है, तो देखिए फॉल्स यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे बात करें फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल्स बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, जबकि ऐसी बात नहीं है, ये सेम कंट्री में ट्रेड इसका नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन? प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स आपको मैनेजरल फंक्शंस पूरे याद होंगे, देखिए कौन कौन से होते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। पोस्ट, कॉर्ब, ठीक है, ये हमारे पोस्ट कॉर्म है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ यानी कंट्रोल, आर से होता है रिपोर्टिंग एंड बी से होता है बजटिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप एमसीक्यूज इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा आप थ्योरी पर भी फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पहले आप हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए इस क्वेश्चंस को। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल? टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो किसका पार्ट होता है? तो यहाँ पर आपने ये ऑप्शंस देख लिए हैं, अब एक बार आप इस क्वेश्चंस को हिंदी में भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स पॉलिसी फॉर्मेशन का पार्ट जो होता है वो हमारा टॉप लेवल का काम होता है, और उस पॉलिसी फॉर्मेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और करवाना है, ये मिडिल लेवल का काम होता है, और उसको किस तरह से
अगर हम कहें कि बॉटम पे उसका काम करना है, वो हमारा लोअर लेवल का काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आंसर आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये शीर्ष स्तर के प्रबंधक यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। अब मैनेजमेंट हमारा किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये बहुत सिंपल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता होगा। इसका जो आंसर है वो होगा सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो मेंशन आइटम डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। अब इसमें से कौन सा स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है, तो फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो देख, फंक्शनल जो होता है वो फंक्शन के बेसिस पे काम करता है, डिविजनल हमारा डिवीजन के बेसिस पे काम करता है, जिस हिसाब से हमने अपने बिजनेस का डिवीजन किया है, और फॉर्मल हमारा फॉर्मली वर्क करता है। जबकि यहाँ पे स्केलर चेन जो नहीं फॉलो करता है वो है ऑप्शन डी, डिवेंचर होल्डर्स आर। अब ये डिवेंचर होल्डर्स हैं वो क्या होते हैं, डेटर्स ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी के देनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के लेनदार, डेटर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के देनदार, या फिर ऑनर्स ऑफ द कंपनी या फिर कंपनी के मालिक। तो देखें यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन देखें, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 और जो 3 है ये दोनों सेम ऑप्शन है जो कि कट गए। ठीक है, अब बचा यहाँ पे कंपनी के मालिक, इन्हें नहीं कहा जाता, ये कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्रेडिटर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने डिवेंचर्स परचेस किए हैं, अब ये इसका जो इंटरेस्ट मिलेगी इनको, वो इंटरेस्ट चाहिए, इनको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पे, जो भी डिवेंचर्स के ऊपर हमने फिक्स की हुई है इंटरेस्ट वो, तो ये कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवेंचर्स इंडिकेट द। अब जो डिवेंचर्स हैं वो हमें क्या संकेत दिखाते हैं या फिर उनसे हमें क्या संकेत मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि एक कंपनी के अल्पकालिक उधार को का ये संकेत करते हैं। डायरेक्टर शेयर्स इन अ कंपनी, यानी कि कंपनी के निदेशकों के शेयर्स हैं ये बताते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका निवेश ये बताते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के दीर्घकालीन उधार को बताते हैं। तो हमें ये बताना है डिवेंचर जो है वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, यानी कि हमें वो क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डिवेंचर्स हमारे लिए एक तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग बताते हैं जो कि कंपनी ने बोरो की है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर की होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने इसको कहा है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन डिवेंचर्स इंटरेस्ट पेबल इज, यानी कि जो डिवेंचर्स में जो ब्याज है वो कैसे दे होती है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि जो हमारे सामान्य आरक्षित है उसमें हस्तांतरित करना। ट्रांसफर टू फॉलोइंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित करना किसमें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट द फर्म्स प्रॉफिट, यानी कि फर्म के प्रॉफिट में से चार्ज करना या फिर उसमें से आपको पे करना है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनी प्रॉफिट, यानी कंपनी के मुनाफे का विनियोग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेबल होगी हमारे डिवेंचर्स के लिए वो होगी यहाँ पे जो हमारे फर्म्स के प्रॉफिट होंगे उसमें से हम इसको, जो भी डिवेंचर्स होल्डर पे हमारे इंटरेस्ट बनेगी हम उसको पे करेंगे, यानी कि फर्म के प्रॉफिट से हमें इसको चार्ज करना होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फर्म के प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट को पे करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओनर ऑफ डिवेंचर्स इज क्वालिफाइड फॉर। अब जो डिवेंचर्स के ओनर हैं वो किसके लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल होंगे। डिवेंचर्स का मालिक किसके लिए योग्य होगा। ऑप्शन है फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, निश्चित ब्याज दर के लिए। कंपनीज वोटिंग राइट, यानी कि उनको कंपनी के मतदान करने में अधिकार मिलेगा। फर्म्स प्रॉफिट शेयर, यानी कि फर्म के मुनाफा जो भी होगा उसमें हिस्सेदारी मिलेगी उन्हें। या फिर फिक्स डिविडेंड, एक निश्चित लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड जहां पर हम बात करते हैं डिवेंचर्स की, तो फ्रेंड डिवेंचर्स में हम सिर्फ एक इंटरेस्ट पे करते हैं जो कि फिक्स्ड होती है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड की बात की गई है, ये डिविडेंड दिया जाता है हमारा शेयर में। ठीक है, और डिवेंचर्स की बात करते हैं तो उसके लिए आता है हमारा फिक्स असेट्स, तो ऑप्शन ए राइट है। अब जो फिक्स असेट्स किस में से दिया जाएगा, वो फिर दिया जाता है हमारा ये फर्म के प्रॉफिट में से। ठीक है, शेयर नहीं होगा, फर्म के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होएगा, फर्म्स प्रॉफिट शेयर लिखा है, फर्म्स के प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलता है, फर्म के प्रॉफिट में से जो भी फिक्स रेट है वो फिक्स रेट वहां से उनको दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी में
50,000 का प्रॉफिट हुआ है या 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अब जो भी फिक्स रेट होगी वो फिक्स रेट का जो अमाउंट है वो उस 50 लाख में से निकाल के दे दिया जाएगा। शेयर नहीं दे रहे, उसमें से निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कंपनी लिक्विडेशन, ठीक है, एक मिनट। ऑन कंपनी लिक्विडेशन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न, यानी कि कंपनी के परिसमापन पर जो डिवेंचर्स की मूल राशि है वो वापस आ जाती है। अब वो किस में वापस आती है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, आपको विजिबल होगा क्लियरली। अब जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उसमें जो डिवेंचर्स में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किस में से दिया जाता है, आफ्टर इक्विटी कैपिटल, यानी इक्विटी कैपिटल के बाद, इक्विटी कैपिटल से पहले, सभी के बाद में दिया जाता है या सबसे पहले दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरह से ये बात की जा रही है कि जब फॉर्म का हम लिक्विडेशन यानी कि फॉर्म अपनी एक तरह से सेल आउट करते हैं तो सबसे पहले पेमेंट किसका होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारे इक्विटी कैपिटल है, देखिए ऑप्शंस में सिर्फ इक्विटी कैपिटल है तो हमें उसके बेसिस पे बताना होगा। वैसे सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है वो क्रेडिटर्स का किया जाता है। ठीक है, जो कंपनी के उसके बाद कंपनी के लॉस होते हैं, फिर कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, उनके बेसिस पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इक्विटी कैपिटल से पहले डिवेंचर्स का पेमेंट जो भी रिटर्न है उसको किया जाएगा। ठीक है, लिक्विडेशन के बेसिस पर यहाँ पे कंपनी लिक्विडेशन दिया हुआ। ठीक है, तो बिफोर इक्विटी कैपिटल दिया जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो मेंशन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में भी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शंस है यहाँ पर, द इश्यू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट डिफर, यानी कि जो इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू है, हिंदी में भी देख लीजिए, डिवेंचर का निर्गम मूल्य और मोचन मूल्य अलग अलग नहीं हो सकते। सेकंड ऑप्शन देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो डिवेंचर पर ब्याज है मुनाफे के खिलाफ एक आरोप है, यानी कि हम वहां से उसको पेमेंट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, इट इज कॉमन टू प्रीफिक्स डिवेंचर विद द एग्रीड इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये कॉमन है कि हम उसके जो प्रीफिक्स डिवेंचर्स हैं वहां से उसको इंटरेस्ट रेट के साथ सहमत हुए हैं देने के लिए। फोर्थ है, अ डिवेंचर इज काइंड ऑफ पब्लिक बोरोइंग, एक डिवेंचर एक तरह का सार्वजनिक उधार है। तो देखिए यहाँ पर अब हम बता देते हैं कि इसमें से कौन सा यहाँ पे हमारा ट्रू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू डिवेंचर कैन नॉट डिफर। अब ये डिफर हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने जिसमें इश्यू किया आप रिडेम्पशन भी उसमें करें। रिडेम्पशन कम पर भी हो सकता है, ज्यादा पर भी हो सकता है। ठीक है, ये टर्म्स एंड उनकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैन नॉट डिफर, ये डिफर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे झूठे बयान जो हैं उसको हमें बताना है कि कौन से झूठे बयान है। ऑप्शन देखिए, अ फर्म कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर एंड शेयर, यानी कि एक फर्म अपने डिवेंचर और शेयर खरीद सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी है, अ कंपनी कैन इश्यू कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक कंपनी जो है वो परिवर्तनीय डिवेंचर जारी कर सकती है। थर्ड है, अ बिजनेस कैन इश्यू डिवेंचर विद वोटिंग राइट्स, एक व्यवसाय मतदान अधिकारों के साथ डिवेंचर खरीद जारी कर सकता है यानी इशू कर सकता है। फोर्थ है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर्स, एक संगठन रिडीमेबल डिवेंचर जारी कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो आप यहाँ पर आइए, इसमें ये बोल रहा है कि जो बिजनेस है ये डिवेंचर्स के साथ वोटिंग राइट दे सकता है। फ्रेंड, वोटिंग राइट सिर्फ हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स को नहीं दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है। वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ये हमारे डिवेंचर होल्डर्स को नहीं दिए जाते। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हमारा, विच ऑप्शंस आर नॉट अ फीचर ऑफ बेयर डिवेंचर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, फीचर्स है जो कि हमारा बेयर डिवेंचर का नहीं है, कौन सा विकल्प बेयर डिवेंचर की विशेषता नहीं है। ये हो गया आपका हिंदी में क्वेश्चन। ऑप्शन है, द इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर रेस्पेक्टेड टू ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ब्याज धारक को पहचान के बावजूद भुगतान किया जाता है, ये इसका क्या विशेषता है। सेकंड है, इट इज ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, यानी कि यह केवल वितरण
द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ बियर डिवेंचर रिक्वायर्ड्स ट्रांसफर डेट, यानी कि जो बियर डिवेंचर के हस्तांतरण के लिए स्थानांतरण विलेख की आवश्यकता होती है। थर्ड ये है ऑप्शन। एंड फोर्थ है हमारा इट इज नेगोशिएबल टूल, यह एक पराक्रम्य उपकरण है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है, नॉट यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा थर्ड है, द ट्रांसफर ऑफ बियरर डिवेंचर रिक्वायर्ड ट्रांसफर डीड। तो फ्रेंड्स इसके लिए ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती है बियरर डिवेंचर के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि देखिए नाम से ही बियरर डिवेंचर है, यानी कि जिसके पास होगा उसको ये ट्रांसफर हो जाएगा, वो उसका ओनर है, वो उसका पेमेंट ले लेगा, ठीक है। ट्रांसफर डीड की इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के रूप में है, किस अकाउंट के रूप में है? करंट अकाउंट के रूप में है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाते के रूप में है, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, और रियल अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट के रूप में है। तो फ्रेंड्स अगर हम डिवेंचर एप्लीकेशन की बात करें तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है वो हमारा एक तरह से पर्सनल अकाउंट के फॉर्म में होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ। अब जो डिस्काउंट डिवेंचर कोई भी इश्यू किया जा रहा है डिस्काउंट के फॉर्म में, यानी कि हम डिस्काउंट पे डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं, तो वो किस नेचर का होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आस्थगित राजस्व, कैपिटल लॉस यानी कि पूंजीगत हानि, रेवेन्यू लॉस यानी कि राजस्व हानि, नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब हम डिवेंचर इश्यू करते हैं किसी भी तरह के डिस्काउंट पर, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो एक तरह का हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि डिवेंचर्स हमारे कैपिटल नेचर का होता है और उस पर लॉस हमारा कैपिटल लॉस है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज। अब जो क्रेडिट बैलेंस है जो बैंक अकाउंट में, वो हमारा क्या शो करता है? ऑप्शंस हैं एन असेट्स, एन लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस और कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर शो करता है, तो ये शो करता है हमारी लाइबिलिटी को, जबकि अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें तो हमारे असेट्स को शो करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा 2 वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड बुक जो होती है वो किसका रिकॉर्ड करती है? तो देखिए ऑप्शन है गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर्स, यानी सप्लायर्स को गुड रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न टू कस्टमर यानी कस्टमर को गुड रिटर्न किया, उसके बाद है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को गुड्स रिटर्न किया, फिर है गुड्स रिटर्न टू नेबर्स यानी कि नेबर्स को गुड रिटर्न किया। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, तो ये है हमारे ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स आउटवर्ड बुक की, तो देखिए यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हमने जो माल है वो उसको वापस किया, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स। रिटर्न आउटवर्ड बुक ये हमें शो करता है, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन। अब जो कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम में दिखाई जाती है, तो वो किस तरह की होती है? 2 कॉलम कैश बुक की तरह, प्रिटी कैश बुक या फिर परचेज बुक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो हमारी प्रिटी कैश बुक कहलाती है। फ्रेंड्स मेनली प्रिटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसके अंदर हम जो छोटे छोटे हमारे जो खर्चे होते हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं, फिर बाद में जब हम उसको उससे रिलेटेड अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट एक अगर हम एक आइटम के रूप में उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने स्टेशनरी में खरीदे पेन, पेंसिल्स, इरेजर, स्केल, ये सारी चीज़ें खरीदी, तो प्रिटी कैश बुक में तो ये अलग अलग मेंशन कर दी जाएगी, लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल में या फिर अदर इससे रिलेटेड लेजर में, तो वहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे एज अ स्टेशनरी, वहाँ पे ये अलग अलग आइटम शो नहीं किए जाएंगे, वहाँ पे एज अ स्टेशनरी शो किया जाएगा। प्रिटी कैश बुक का मेन पर्पस होता है जैसे जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं बाद में हम भूल जाएंगे, तो प्रिटी कैश बुक में उसी टाइम नोट कर लिए जाते हैं, फिर बाद में जब उसको उससे रिलेटेड जो पोस्टिंग होती है जब वहाँ पर उसको ट्रांसफर किया जाता है तो एक बड़े हेड में उन सारे छोटे खर्चों को एक बड़े अमाउंट में लिख दिया जाता है, तो वो हमारा प्रिटी कैश बुक इसमें मदद करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये यहाँ पर क्या हो गया, छोटे छोटे खर्चे हम भूले भी नहीं और साथ ही साथ हमारी पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, कभी हमें पता चले कि फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी
स्टेशनरी है वो हमारी ज़्यादा अमाउंट की आ गई तो हम बाद में एज अ रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्टेशनरी में एक्चुअल में हमने कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पेटी कैश बुक, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं द स्टेटमेंट सेंड अलोंग विथ परचेस रिटर्न इज। अब खरीद रिटर्न के साथ भेजा गया बयान क्या कहलाता है? क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट या फिर परचेस रिटर्न बुक। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेटमेंट की जो कि हम परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके साथ हमें एक नोट भेजना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा है क्रेडिट नोट। वो क्रेडिट नोट कहलाता है क्योंकि उस पर पूरा मेंशन होता है कि हमने इतने रुपए का माल सेंड किया है, ठीक है, परचेस रिटर्न किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल पेबल बुक में जो भी हम बिल पे करते हैं उसके बारे में मेंशन होता है तो ये नहीं होगा। डेबिट नोट हमारा जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी सेल्स रिटर्न चीज़ होती है तब हम लिखते हैं। और परचेस रिटर्न बुक हमारी परचेस रिटर्न से रिलेटेड होता है लेकिन वो कोई स्टेटमेंट नहीं होता, स्टेटमेंट में सिर्फ क्रेडिट नोट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। कस्टमर, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इधर BOC। तो फ्रेंड्स जो बैंक रिकन्सिलेशन या फिर जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो BRS, ये प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर ऑफ द बैंक। ठीक है, कस्टमर ये देखता है कि बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन्स उसके द्वारा किए जा रहे हैं बैंक से, बैंक उसकी सही टाइम पर पोस्टिंग कर रही है या नहीं, या उसके पास जो बुक है पासबुक उसमें सही एंट्री की जा रही है नहीं। तो इन दोनों को मैच करने के लिए वो जो स्टेटमेंट बनाता है उसे बोलते हैं BRS, यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैश बुक का पासबुक से मिलान करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।